रात के घने अंधेरे में थार का रेगिस्तान सन्नाटे में डूबा हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे को चीरता हुआ एक ऊंट पागलों की तरह भारतीय सीमा की ओर भाग रहा था। ऊंट के ऊपर बैठा शख्स हर 2 सेकंड पर पीछे मुड़कर देख रहा था। उसकी सांसें फूल रही थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था अगर वह रुक गया तो सिर्फ वह नहीं, बल्कि एक पूरी तैयारी, एक पूरा मिशन, एक पूरी उम्मीद हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। वह ऊंट को जितनी तेज दौड़ा सकता था उतनी तेज दौड़ा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, जल्दी से जल्दी भारतीय सीमा में घुस जाऊं, बस घुस जाऊं। लेकिन तभी उसका डर यकीन में बदल गया। पीछे 2 जीपों की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरा। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थीं। हर गुजरते सेकंड के साथ उनके बीच का फासला घटता जा रहा था। और फिर एक गोली चली। सन्नाटे को चीरती हुई वह आवाज रेगिस्तान के हर कण तक पहुंच गई। ऊंट लड़खड़ाया, उसके घुटने मुड़े और वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके साथ ही वह शख्स भी ढलान से लुढ़कता हुआ रेत पर जा गिरा। दर्द से कराहता ऊंट उससे कुछ दूर था, लेकिन गिरते ही उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डब्बी निकाली। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने रेत में गड्ढा खोदा और वह डब्बी उसमें दबा दी, जैसे उसकी जान ही उस डब्बी में बंद थी। असल में थी भी। इससे पहले कि वह कुछ और करता, दोनों जीपें उसके पास आकर रुक गईं। उनमें से पाकिस्तानी रेंजर्स उतरे। एक ने गुस्से में आवाज दी, पकड़ लो इस काफिर को, आज यह किसी भी हालत में हिंदुस्तान की सीमा तक नहीं पहुंचना चाहिए। जवानों ने उसे दबोच लिया। तलाशी ली गई। ऊंट पर लदे थैलों को छाना गया, लेकिन उन्हें नमक और सूखे मेवों के अलावा कुछ नहीं मिला। और हैरानी की बात यह थी कि पकड़े जाने के बाद भी उस शख्स के चेहरे पर न डर था, न घबराहट। उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसे पता हो कि उसका असली काम पूरा हो चुका है। तभी पीछे से एक रेंजर ने राइफल के बट से उसके सिर पर वार किया और वह बेहोश होकर रेत पर गिर पड़ा। अब आपके दिमाग में यही सवाल घूम रहा होगा, आखिर वह शख्स कौन था? पाकिस्तानी सेना उसके पीछे क्यों पड़ी थी? वह पाकिस्तान से भारत की तरफ ही क्यों भाग रहा था? और उस डब्बी में ऐसा क्या था जिसे छुपाने के लिए वह अपनी जान तक दांव पर लगा दी? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। 1968 भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में जंग हो चुकी थी। भले ही उस जंग में भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी थी, लेकिन भारत अच्छी तरह जानता था कि पाकिस्तान हार मानने वालों में से नहीं है। वह पलटवार करेगा, और पलटवार से पहले अपनी सैन्य ताकत को कई गुना मजबूत कर लेगा। ऐसे में भारत को पाकिस्तान की धरती पर ऐसे लोग चाहिए थे जो वहां की हर गतिविधि पर नजर रखें, और इसकी तैयारी 1965 की जंग खत्म होते ही शुरू कर दी गई थी। 1968 के अंत तक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की नींव रखी जा चुकी थी, और रॉ ने उन लोगों को चुनना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान में रहकर जानकारियां जुटा सकते थे। तभी रॉ के अधिकारियों को पता चला कि जैसलमेर वाले बॉर्डर पर कुछ मसाला व्यापारी हैं जो ऊंटों के जरिए भारत से पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक जाते हैं। उस वक्त बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं थी, बॉर्डर पूरी तरह खुला था। हाँ, दोनों देशों की सेनाएं गश्त लगाती थीं, लेकिन वहां के लोकल लोगों को हर रास्ते की, हर घाटी की, हर पहरेदार की नींद का टाइम टेबल पता था। उनके लिए सीमा पार करना उतना ही आसान था जितना अपने घर के आंगन में कदम रखना। ऐसे ही लोगों में से एक था हनीफ खान। हनीफ दिखने में बिल्कुल साधारण आदमी था। उसके पास कुछ ऊंट थे जिनसे वह अपना व्यापार करता था। कोई उसकी तरफ देखता तो एक गरीब अनपढ़ मसाला बेचने वाला दिखता, लेकिन रॉ को उसकी असली ताकत दिख गई थी। वह वहां का था, लोग उस पर भरोसा करते थे। उसका आना जाना सीमा के दोनों तरफ आम बात थी। रॉ ने उससे संपर्क किया। शुरुआत में हनीफ ने इनकार कर दिया। उसे डर था अगर पकड़ा गया तो मौत यकीनी थी, लेकिन रॉ को उसकी कमजोरी पता चल गई थी। उन दिनों हनीफ के व्यापार में मंदी थी, कर्ज बढ़ गया था, परिवार का पेट था। रॉ ने उसे आर्थिक मदद दी और हनीफ तैयार हो गया। उससे बेहतर कोई इस काम के लिए हो ही नहीं सकता था। वह पहले से ही सीमा पार जाता आता था, लोग उस पर भरोसा करते थे।
धीरे धीरे हनीफ ने पाकिस्तान में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। पहले वह 1-2 दिन में लौट आता था, अब हफ्तों रुकने लगा। व्यापार के बहाने वहां के लोगों के बीच घुल मिल गया। वह उनकी तरह बोलने लगा, उनकी तरह रहने लगा, लेकिन उसका असली मकसद था वहां की फौजी हलचल पर नजर रखना। कहाँ फौज के कैंप लग रहे हैं, किस जगह ट्रकों की आवाजाही बढ़ रही है, कौन से इलाके में हथियार जमा किए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह थी कि वह कभी कुछ लिखकर नहीं रखता था। पकड़े जाने पर लिखा हुआ सबूत बन सकता था, इसलिए वह सब कुछ अपने दिमाग में याद रखता और सीमा पार आकर रॉ को मुंह से बता देता। न कोई कागज, न कोई निशान, सिर्फ उसकी याददाश्त। महीनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन इससे पाकिस्तानी सेना में खलबली मच गई थी। उनके गुप्त ऑपरेशन लगातार फेल हो रहे थे। हर बार जब वे कुछ बड़ा प्लान करते, भारत को पहले से ही पता होता। इसी को यकीन हो गया कि कोई न कोई है जो सारी जानकारी हिंदुस्तान तक पहुंचा रहा है। अब शक की सुई हनीफ की तरफ घूमने लगी, लेकिन वह अनपढ़ था, सादा था। उसे ईसी की गहरी चालों की भनक तक नहीं लगी। और फिर उससे एक गलती हो गई। जिस रास्ते से वह आता जाता था, उसी के बगल में पाकिस्तान आर्मी का एक बड़ा कैंप बन गया था। वहां हथियारों का गोदाम था। दिन रात वहां रोशनी दिखती, गतिविधियां होती। हनीफ समझ गया कि कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है। वह उस कैंप के आसपास की बस्तियों में मसाले बेचने लगा ताकि करीब से नजर रख सके। एक दिन वहां उससे दूसरी गलती हो गई। मसाले बेचते वक्त बातों में उसने कह दिया, अजी मैं तो सरहद के उस पार से आया हूँ। सुना था आपके सिंध प्रांत में अच्छे मसाले मिलते हैं, लेकिन हमारे उधर भी कम नहीं है। एक बार इस्तेमाल करके देखो। यह बात उसने जिस घर में कही, वहां एक बुजुर्ग रहता था जो पाकिस्तान आर्मी से मेजर के पद पर रिटायर हो चुका था। और रिटायर होने के बाद भी उसके सेना के बड़े अफसरों से गहरे संबंध थे। उस बुजुर्ग के कान खड़े हो गए। सरहद के उस पार से आने वाला मसाला व्यापारी यहाँ बिल्कुल कैंप के पास। उसने तुरंत ईसी को खबर कर दी। अब हनीफ को पकड़ने के लिए पाकिस्तान ने पूरा जाल बिछा दिया था, लेकिन हनीफ को इसकी भनक तक नहीं थी। फिर एक दिन उससे तीसरी और सबसे बड़ी गलती हो गई। जो चीज वह कभी नहीं करता था, वह उस दिन कर बैठा। उसके पास इतनी सारी जानकारियां इकट्ठी हो गई थीं। कैंप का नक्शा, गोदाम की लोकेशन, हथियारों की आवाजाही का टाइम, वहां तैनात सैनिकों की संख्या कि उसे डर लगा कहीं वह भूल न जाए। तो उसने एक छोटे से कागज पर वह सारी जानकारी लिख डाली। लेकिन रॉ की ट्रेनिंग के कारण उसने वह जानकारी सीधे नहीं बल्कि कोडेड मैसेज के रूप में लिखी। ऐसा कोड जिसे सिर्फ रॉ के खास अफसर ही समझ सकते थे। और वह कागज एक डब्बी में रख लिया। उसी दिन वह उस कैंप के पास खड़ा था जब वही जवान जो पिछले कई दिनों से उस पर नजर रख रहा था, गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। राइफल तानकर बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? हनीफ का दिल धक से रह गया। उसे लगा वह उसे वहीं गोली मार देगा। उसने एक ही चीज सोची, भागना है, बस भागना है। वह ऊंट पर चढ़ा और वहां से निकल भागा। और बस यही वह गलती थी जिसने शक को यकीन में बदल दिया। अगर वह वहां खड़ा रहता, कोई बहाना बना देता, तो शायद बच जाता। लेकिन भागने का मतलब था, मैं ही वह हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। उस रात हनीफ ने ऊंट को पूरी ताकत से भगाया। उसका ऊंट बहादुर था, रेगिस्तान का सच्चा साथी। वह उसे कैंप से लेकर लगभग भारतीय सीमा तक ले आया। लेकिन ऊंट भी एक जानवर था, उसकी भी एक सीमा थी। और पीछा करने वाले जीपों में थे तेज, बेरहम, लगातार करीब आते। फिर वह गोली चली। ऊंट गिर गया, हनीफ भी गिर गया। लेकिन गिरते ही उसने वह डब्बी रेत में छुपा दी। उसकी आखिरी सांस तक, उसकी आखिरी चेतना तक वह डब्बी ही उसका असली मिशन थी। उसे पकड़ लिया गया। उसके बाद कई महीनों तक हनीफ वापस नहीं लौटा। रॉ को समझने में देर नहीं लगी कि उसका एजेंट पकड़ा जा चुका है। तभी हनीफ के गांव के पास एक मरे हुए जानवर की गंध आने लगी। रॉ ने सर्च ऑपरेशन चलाया। उन्हें हनीफ का वह ऊंट मिला जो वहीं पड़ा था जहां वह गिरा था। और जब आसपास की रेत को बारीकी से छाना गया तो वह डब्बी मिल गई। उस डब्बी में कोडेड मैसेज था। वह मैसेज जिसे डिकोड करने के बाद रॉ के अफसरों के हाथ पैर कांप गए थे। उस एक डब्बी में इतनी बड़ी जानकारी थी कि 1971 की जंग में भारत को वह बड़ी सफलता मिली जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन उस दिन के बाद हनीफ कभी वापस नहीं लौटा। उसकी कोई खबर नहीं आई। कोई नहीं जानता कि वह पाकिस्तान की किस जेल में सड़ रहा है या किस अज्ञात कब्र में दफन है। हो सकता है वह आज भी किसी अंधेरी कोठरी में यातनाएं सह रहा हो, या हो सकता है
उसने वहां की यातनाओं के बीच अपनी आखिरी सांस ली हो। आपने हाल ही में फिल्म देखी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में पकड़े गए जासूस के साथ क्या होता है। कहते हैं कुछ जंग मैदान में लड़ी जाती हैं और कुछ लोग चुपचाप अपना काम करके चले जाते हैं। हनीफ भी उन्हीं में से एक था, एक साधारण मसाला व्यापारी जिसके पास न कोई वर्दी थी, न कोई हथियार, न कोई पहचान, सिर्फ एक ऊंट था, कुछ सूखे मेवे थे और एक ऐसा दिल था जो अपनी धरती से बेइंतहा प्यार करता था। उसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम छपाए बिना अपना फर्ज पूरा किया। वो डब्बी मिल गई, मिशन पूरा हो गया, लेकिन हनीफ रेगिस्तान की उसी रेत में खो गया जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। गुमनाम, बेपहचान, लेकिन अमर। तो दोस्तों, अगर आपको हनीफ की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें बताता है कि आपने इन गुमनाम नायकों को सलाम किया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही अनसुनी, अलिखित, गुमनाम कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।